हेलो स्टूडेंट्स, पीडब्ल्यू के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक चार्ज और कूलॉम्स लॉ। ठीक है, इसमें जो मुख्य एजेंडा आज का होगा वो होगा कूलॉम्स लॉ पर, लेकिन थोड़ा सा हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो मेन एजेंडा होगा वो कूलॉम्स लॉ, उस पर आधारित कुछ हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, देखिए इट इज द property of an object due to which it experiences or produce electromagnetic force। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ये इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी होता है, उसका अंदर का एक गुण है जिसके कारण इट एक्सपीरियंसेस और प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यानी चार्ज जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मैटर का एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है या फिर उसको प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चाहे तो एक्सपीरियंस करेगा या फिर वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो किसी भी बॉडी का, किसी भी पार्टिकल का, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या खुद का एक प्रॉपर्टी है। जिस तरह मास भी किसी ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो ग्रेविटेशनल इफेक्ट शो करता है। उसी तरह इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्या है, एक किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को चाहे एक्सपीरियंस करेगा या फिर उसको प्रोड्यूस करेगा। कैसे करेगा उसका डिस्कशन हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट का गुण है। इसको हम जनरली Q से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसको जनरली हम लोग Q या कैपिटल Q से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर होता है कि चार्ज पहले कैसे उत्पन्न होता है, चार्ज की ओरिजिन क्या होती है। ठीक है, इसको देखने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसी भी एटम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। किसी एटम के अंदर जो चार्ज होता है, जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होता है, वो कैसे होता है उसको थोड़ा देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए ओरिजिन ऑफ चार्ज की उत्पत्ति कैसे होती है उसको देख लेते हैं। तो किसी भी मान लीजिए कोई मान लीजिए एक एटम है और एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और उसके ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ठीक है, तो इसमें चार्ज कैसे उत्पन्न होता है इसको देखना है। उसके बाद हम लोग फिर ये जो लाइन लिखा हुआ है, ये एक्सपीरियंसेस और प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें कूलॉम्स लॉ से हमको समझ में आएगा कि कैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को उत्पन्न करता है या फिर उसको एक्सपीरियंस करता है। फिलहाल हम पहले देख रहे हैं कि ओरिजिन ऑफ चार्ज कैसे उत्पन्न होता है। तो देखिए किसी भी एटम, अगर कोई एटम है तो उसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में और उसके ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो जो होता है इनिशियली ये न्यूट्रल होता है। कोई भी एटम जो होता है ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रल होता है। और इसमें क्या होता है, नंबर प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों क्या होती है, बराबर होती है। किसी भी एटम में क्या होता है, न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, और फिर दूसरा पॉइंट क्या है, प्रोटॉन पे जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज कितना होता है, प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव चार्ज उतना ही माइनस होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, और न्यूट्रॉन पे क्या होता है, कोई चार्ज होता है, ये उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। तो ध्यान देखिए किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक, इसके अंदर ही चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। कोई भी ऑब्जेक्ट, ध्यान सुनिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ही क्या है,
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे उतना ही मैग्नीट्यूड देखिए सेम है, उतना ही माइनस चार्ज होता है। तो एक प्रोटॉन पे जो चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अगर दोनों को हम ऐड करें, इसको इस दोनों को ऐड करें तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, कैंसिल आउट कर देंगे। तो किसी भी न्यूट्रल एटम में क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है। तो प्रोटॉन पे जितना चार्ज होगा प्लस में, उतना ही माइनस में इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। टोटल चार्ज जीरो हो जाएगा, इसलिए क्या होता है, टोटल चार्ज जीरो हो जाएगा, इसलिए क्या होता है, हम कहते हैं कोई भी एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्यों, क्योंकि उसमें जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है, और प्रोटॉन पे जितना प्लस में चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे माइनस में चार्ज है। तो सब जब हम सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक सब कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कोई भी एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब क्या करते हैं, अब इसको चार्ज करना, न्यूट्रल तो है, अभी तो एटम न्यूट्रल है, अब इसको चार्ज करना है। तो चार्ज करने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिए और ध्यान दें कि न्यूट्रॉन का चार्ज में कोई रोल ही नहीं है। न्यूट्रॉन तो बेचारा क्या है, उदासीन है, वो न्यूक्लियस में पड़ा हुआ है। यहाँ जो भी खेल खेल होगा वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से होगा। अब इसको चार्ज करना है, तो चार्ज करने के लिए क्या है, एक और बात जान लीजिए कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में बना रहता है, तो प्रोटॉन को हम बाहर नहीं निकाल सकते, नहीं न्यूट्रॉन को बाहर अंदर बाहर कर सकते हैं। अंदर बाहर जो होगा वो इसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन कहीं हम अंदर और बाहर कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। बट प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ हम कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि नाभिक में वो बना रहता है, वो बॉन्डेड रहता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए सब कुछ कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। मान लीजिए इसमें दो प्रोटॉन है, सपोज अभी प्रोटॉन को हम दिखाते हैं, दो प्रोटॉन है, ठीक है, दो प्रोटॉन दिखाते हैं, और मान लेते हैं दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक। तभी तो फिलहाल न्यूट्रल होगा, दो प्रोटॉन पे जितना प्लस में चार्ज होगा उतना ही माइनस में चार्ज होगा, तो न्यूट्रल है। अब हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो देखिए इस पे क्या होगा, अंदर में दो प्रोटॉन हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे देखिए कितना चार्ज आएगा। अब यहाँ पे क्या, दो प्रोटॉन है, तो दो प्रोटॉन पे चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। एक प्रोटॉन पे जो प्लस चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन का चार्ज इस पे बचेगा, एक एक्स्ट्रा जो प्रोटॉन का चार्ज है इस ऑब्जेक्ट पे बचेगा, ठीक है। एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये इतना प्लस चार्ज इस पे आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए एक इलेक्ट्रॉन निकाले क्या प्लस चार्ज है, क्यों, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकाले प्रोटॉन क्या बढ़ गया, प्रोटॉन का नंबर क्या है, 2 हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा ज्यादा हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि एक सेम चार्ज मैग्नीट्यूड और अपोजिट चार्ज है, तो जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन है उसकी वजह से एक चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकालते हैं तो अब हमको क्या मिलता है, पॉजिटिव चार्ज मिलता है। इलेक्ट्रॉन को जब भी हम निकालते हैं क्या मिलता है, पॉजिटिव चार्ज मिलता है, ठीक है। तो जब भी हमको अगर इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव चार्ज करना तो उसे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। अब जरा सोचिए अगर इस पे हम इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, ऐड कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, तब देखिए क्या होगा, दो प्रोटॉन था और इस पे एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन पहले से, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तीन, दो था एक और दे। तो देखिए दो प्रोटॉन है तो दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट कर देंगे, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा। ये क्या बचा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा, इसकी वजह से चार्ज होगा, इस पे एक्स्ट्रा चार्ज कितना आ जाएगा, -1.6 × 10⁻⁹ गुना। यानी क्या होगा, कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि जब हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, ठीक है, तब उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब इलेक्ट्रॉन हम देते हैं तो उसमें क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो ओरिजिन कैसे चार्ज, ओरिजिन ऑफ चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के लेन देन से, इलेक्ट्रॉन के लेन देन से, इलेक्ट्रॉन के लेन देन से किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज आता है, ठीक है। प्लस चार्ज आ सकता है या फिर माइनस चार्ज आ सकता है। इलेक्ट्रॉन के लेन देन से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, मतलब चार्ज की ओरिजिन होता है, ठीक है। ये बात आप लोग को समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में।
प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो पहला तो सिंपल जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, पहला तो ये चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, सेकेंड बात क्या है, चार्ज दो तरीके हो सकता है, एक प्लस चार्ज हो सकता है और एक माइनस चार्ज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लस चार्ज कब क्रिएट होगा, प्लस चार्ज मतलब कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन का हम डोनेट करेंगे, ऑन डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव चार्ज का जब हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, ऑन एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब हम एक्सेप्ट करेंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा और जब डोनेट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। उसके बाद देखिए सिमिलर चार्ज, जब सिमिलर चार्ज होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, जब सिमिलर चार्ज होते हैं एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अपोजिट चार्ज होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई प्लस चार्ज है, ठीक है, और ये भी प्लस चार्ज है, तो एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, ठीक है, और ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये होता है चार्ज का ये प्रॉपर्टी है कि जब अगर सिमिलर चार्ज होंगे तो एक दूसरे पे क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मतलब रिपेल एक दूसरे करेगा। और जब एक प्लस होगा और एक माइनस, सॉरी इसमें भी माइनस कर देते हैं, ये भी सिमिलर चार्ज होगी, सिमिलर चार्ज होगा तो ये भी इधर रिपेल करेगा एफ फोर्स से, और ये भी रिपेल करेगा एफ फोर्स। ठीक है, लेकिन जब एक प्लस चार्ज होगा और एक माइनस चार्ज होगा तब क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, इधर इसको इधर अट्रैक्ट करेंगे, इधर से अट्रैक्ट करेंगे। ये डिफिनेशन हमने लिखा था, डिफिनेशन में यही पता लिखा था कि जो चार्ज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, क्योंकि उसके अंदर ही चार्ज है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, उसी की वजह से चार्ज आता है। तो चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से क्या होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हुआ, एक्सपीरियंस कर रहा है, ये इस पे लगा रहा है, एक्सपीरियंस भी कर रहा है, और ये इस पे भी लगा रहा है, प्रोड्यूस भी कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, प्रोड्यूस भी कर रहा है और एक्सपीरियंस भी कर रहा है, मतलब वो किसी द्वारा उस पर फोर्स लगाया भी जा रहा है और वो किसी दूसरे पर लगा भी रहा है, तो दूसरे पर लगा रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, और किसी खुद पे अगर लग रहा है किसी की वजह से तो वो एक्सपीरियंस भी कर रहा है। यही बात वहाँ पे मैंने लिखा, डिफिनेशन में लिखा है कि जो ऑब्जेक्ट होता है, सॉरी चार्ज जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहे तो एक्सपीरियंस करता है या फिर प्रोड्यूस करता है, एक दूसरे पर लगाता भी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सिमिलर चार्ज जब होंगे तो रिपेल करेंगे दूसरे को, और अपोजिट चार्ज होंगे तो दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज, अभी देखिए स्मॉलेस्ट चार्ज क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज क्रिएट होता है, तो सबसे छोटा जो होता है चार्ज उसका वैल्यू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज तो उतना ही होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, इससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता, इसलिए सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के वजह इलेक्ट्रॉन निकालेंगे डालेंगे तो उसके वजह चार्ज आएगा, तो सब कम से कम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग की मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का, वो आएगा 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो सबसे छोटा चार्ज है, सबसे छोटा चार्ज है जिसको बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज, ठीक है, ये होता फंडामेंटल चार्ज। उसके बाद देखिए फिर आगे चार्ज एग्जिस्ट विथ मास, ठीक है, चार्ज जो होगा वो हमेशा मास के साथ एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए जब भी जहाँ कहीं भी चार्ज होगा तो वहाँ तो इलेक्ट्रॉन तो आएगा, जहाँ कहीं भी चार्ज होगा वहाँ तो क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन तो आएगा है, और इलेक्ट्रॉन है तो उस पर मास भी है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, तो जहाँ भी चार्ज होगा वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा,
जहाँ भी चार्ज होगा वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, और जहाँ भी इलेक्ट्रॉन होगा तो वहाँ पे के साथ में क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास भी आएगा ये, ठीक है। तो इसलिए कहा गया कि चार्ज हमेशा जो होता है मास के साथ एग्जिस्ट करेगा, मतलब जहाँ भी चार्ज होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, मास होगा, ठीक है। तो चार्ज हमेशा क्या होगा, मास के साथ एग्जिस्ट करता है। Charge does not depend on velocity of object and observer। अब चार्ज जो है, चार्ज कहता है डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कोई पार्टिकल है, ठीक है, ये v वेलोसिटी से चल रहा है, इस पे चार्ज मान लीजिए 1 कूलम है, ठीक है। चार्ज का यूनिट जो होता है वो कूलम होता है, इसको ध्यान रखिए थोड़ा सा, चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है कूलम, ठीक है, इसको हम लिखते हैं c से, ठीक है। और मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, इस बॉल को देख रहा है, ठीक है, तो इसका कितना भी स्पीड हो जाए, इस पे चार्ज जो हमेशा 1 कूलम में रहने वाला है, ऐसा नहीं होगा कि स्पीड के साथ चार्ज घटेगा या बढ़ेगा, ये चेंज होगा, कुछ भी नहीं होगा। और ये ऑब्जर्वर भी अगर यहाँ ये भी अगर मान लीजिए कुछ स्पीड v नॉट से जा रहा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको इस पे चार्ज 1 कूलम ही दिखाई देगा। तो चार्ज होता है डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के वेलोसिटी पे या फिर ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी पे चार्ज डिपेंड नहीं करता, ये कितना भी स्पीड से घूमे फिरे कोई दिक्कत नहीं, चार्ज अगर उस पर 1 कूलम है तो 1 कूलम ही रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी होगा, और सबसे एक लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक, इसको समझते। चार्ज क्वांटाइज, क्वांटाइज मतलब क्या होता है, कुछ फिक्स वैल्यू, चार्ज होता है कुछ फिक्स वैल्यू ही ले सकता है, सब वैल्यू नहीं ले सकता है, कुछ डिस्क्रीट वैल्यू ही ले सकता है। ये क्या करता है, कुछ डिस्क्रीट वैल्यू ही ले सकता है, डिस्क्रीट, ठीक है। इसका मतलब समझते हैं हम लोग, इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए चार्ज क्वांटाइज होता है, इसका मतलब चार्ज को डिस्क्रीट वैल्यू ले सकता है, इसको समझते हैं। मान लीजिए ये एटम है, इसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन है और बाहर में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इस पे चार्ज उत्पन्न करना है तो क्या कर सकते हैं, चाहे तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे चाहे तो डालेंगे। जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, या 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, या 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, या 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसी करस्पॉन्डिंग चार्ज आएगा, ठीक है। अभी जस्ट हम लोग पहले बताए, ठीक, मान लीजिए इसमें चार्ज को क्यू से लिखते हैं, क्यू, अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाले तो चार्ज कितना आएगा, इतना आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे तो चार्ज कितना आएगा, 2e के बराबर आएगा। 3 इलेक्ट्रॉन अगर चार्ज निकालते हैं, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं चार्ज 3 बराबर। इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं तो क्या होता है, प्लस चार्ज आता है, प्लस लगा देंगे यहाँ पे, प्लस प्लस प्लस। 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो प्लस 4 इलेक्ट्रॉन आएगा। इसी तरह अगर मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन डालते हैं, इलेक्ट्रॉन डालते हैं, चार्ज कितना 1 बराबर होगा, लेकिन डाल रहे हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, माइनस 2। फिर अगर 2 इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो माइनस 2e के बराबर आएगा चार्ज। अगर 3 इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो माइनस 3 इलेक्ट्रॉन बराबर चार्ज आएगा। 4 इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो माइनस 4 इलेक्ट्रॉन बराबर आएगा। यानी जब भी चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पे होगा तो हमेशा क्या होगा, e के मल्टीपल में होगा, 1e 2e 3e 4e, या माइनस 1e 2 माइनस 2e माइनस 3e माइनस 4e, मतलब e के मल्टीपल में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के निकालने डालने से ही चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन जब भी निकलेगा तो होल नंबर निकलेगा, इंटीजर निकलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कभी 1.5 इलेक्ट्रॉन 2.5 इलेक्ट्रॉन 3.5 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से तो नहीं निकाल सकते हैं। तो जो चार्ज होगा किसी भी बॉडी पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो हमेशा e के मल्टीपल में होगा, e के मल्टीपल में होगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि चार्ज होता है क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज होता है कुछ डिस्क्रीट वैल्यू लेगा, सभी वैल्यू नहीं ले सकता। अगर हम कहना चाहें किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर चार्ज है प्लस 2.5 इलेक्ट्रॉन, ये गलत है, क्योंकि 2.5 इलेक्ट्रॉन तो निकाल ही नहीं सकते। अगर हम कहें किसी भी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 3/2 इलेक्ट्रॉन, ये गलत है, क्योंकि 3/2 1.5 इलेक्ट्रॉन तो हम निकाल ही नहीं सकते। मतलब हमेशा जो चार्ज होगा, हमेशा जो चार्ज होगा, चार्ज वो क्या होगा, चार्ज
चार्ज जो है इज ऑलवेज इन मल्टीपल ऑफ ए के मल्टीपल ही हो, ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्वांटाइज। इसको अगर जनरल हम लिखना चाहे, जनरल अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज लिखना चाहे जनरलाइज फॉर्म में, क्या लिख सकते हैं, क्यू बराबर लिख सकते हैं प्लस माइनस एन, ठीक है, यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसी को क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जनरल हम फॉर्मूला लेके क्या लिख दिए, प्लस माइनस एन, नंबर यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं, कितना डाल रहे हैं। यहाँ से एन बराबर अगर लिखना चाहे क्या आ जाएगा, क्यू बाय ए, ठीक है, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस पे बहुत अच्छे सवाल भी बनते हैं, जो हम सवाल थोड़ा सा करके देखते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए, अगर आपसे पूछा गया कि बताइए कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है वो डेली ई हो सकता है, 1.5 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा क्या होगा, ई के मल्टीपल में होगा। इंटीजर यहाँ एन क्या होना चाहिए, यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए, एन क्या होना चाहिए, यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पे एन क्या इंटीजर नहीं थी, चार्ज पॉसिबल नहीं है। अगर आपसे पूछे कि क्यू बराबर क्या, मान लीजिए 100 ई हो सकता है, यस हो सकता है, यहाँ पे क्या है, एन इंटीजर है, 100 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, ठीक है, ठीक है। सपोज कर लीजिए आपके पास क्यू बराबर मान लीजिए दिया हुआ 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब ये इसको एग्जाम में क्या पूछेगा कि बताइए चार्ज पॉसिबल है कि नहीं है, तो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग करेंगे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एन का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एन निकालेंगे। अगर एन इंटीजर आ गया तो इसका मतलब चार्ज पॉसिबल है, अगर एन इंटीजर नहीं आया तो इसका मतलब चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से मान लीजिए इसमें अगर एन निकालते क्या होगा, मान लीजिए एन निकाले यहाँ पे, एन बराबर क्या होगा, क्यू बाय ई, क्यू का मान कितना है, क्यू चार्ज दिया है आपके पास 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम बटे ई का वैल्यू क्या 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल, ये दो बार बने, तो एन बराबर क्या आ गया, 2 है, यानी इंटीजर है, एन का वैल्यू क्या है, इंटीजर है, इसका मतलब ये चार्ज पॉसिबल है। ये पॉसिबल कब है, जब चाहे तो हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इतना प्लस में आ जाएगा, और डाल देंगे इलेक्ट्रॉन तो इतना माइनस में चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं, तो आपको क्या निकालना, एन निकालना है। अगर एन इंटीजर में आ गया तो इसका मतलब चार्ज पॉसिबल है, अदरवाइज चार्ज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास दिया हो कि 6.4 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं आपको ये बताना है। क्या करना है, एन निकालना है, सिंपल फॉर्मूला, एन बराबर क्या होगा, क्यू बाय ई, क्यू क्या था -1.6, माइनस को छोड़ देंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालना है, माइनस से हमको यहाँ पे मतलब नहीं है। क्यू कितना है 6.4 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹। यदि कैंसिल आउट हो गया, ये कितना होगा 4, तो एन बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, एन बराबर 4 आ गया, इसका मतलब ये चार्ज पॉसिबल है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है क्यू बराबर मान लीजिए दिया 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। अब ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं इसको बताना है। यहाँ पे क्या निकालना है, एन निकालना है, तो एन बराबर क्या होगा, क्यू बाय ई, क्यू कितना है 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम बटे 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 1.6, ये ऊपर चल जाएगा 40 बटा 60 आ गया, सॉरी 16 आ गया। तो देखिए इसको काटेंगे 2 से, 2 16, 2 20, फिर 2 से 4, 2 25 10, यानी 5/4 आ गया। इंटीजर नहीं आया, यहाँ पे क्या एन इंटीजर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस तरह से हम एन निकालेंगे, एन निकालने के बाद अगर इंटीजर आ गया तो चार्ज पॉसिबल है, अगर इंटीजर नहीं है तो चार्ज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये बेसिक बातें हो गई, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जो इसके अलावा और बहुत कुछ है चार्ज के बारे में, लेकिन हम लोग चार्ज के बारे में थोड़ा सा बोले, पहले शुरुआत में बता दिए कि बेसिक चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा जो मूल एजेंडा हुआ आज कूलम्ब्स के लॉ पे, ठीक है। तो चार्ज के बारे में इतना ही रखते हैं, हम लोग थोड़ा सा शिफ्ट कर जाते हैं कूलम्ब के नियम में, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ पे।
देखिए थोड़ा कूलम्ब्स के लॉ के बारे में। तो जैसे आप जस्ट अभी आपको हमने बताया कि जब सिमिलर चार्ज होंगे, जब सिमिलर चार्ज होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे। और जब नॉन सिमिलर चार्ज होंगे, सिमिलर चार्ज क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और जब अपोजिट चार्ज होंगे, तो वो क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये जो चार्ज, मान लीजिए चार्ज ये है, इस पे इधर फोर्स लगाएगा, वही चार्ज इस पे इधर फोर्स लगाएगा। अगर जब मान लीजिए माइनस है, ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा, इधर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा। ये प्लस और ये माइनस है, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इसको इधर खींचेगा एफ से और इधर खींचेगा एफ से। तब यहाँ पे सवाल उठता है कि ठीक है प्लस चार्ज है तो दूसरे को रिपेल करेंगे एफ फोर्स से, और अपोजिट चार्ज है तो दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एफ फोर्स से। बट कितना फोर्स लगाएगा, यहाँ पे फोर्स का वैल्यू भी पता करना है, कितना फोर्स लगेगा। रिपेल तो करेगा, अट्रैक्ट करेगा, बट कितना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा या कितना फोर्स से रिपेल करेगा, उसको पता करना। तो वैल्यू पता करने के लिए हमारे पास क्या आता है, कूलम्ब्स लॉ। जब वैल्यू की बात होती है कि कितना फोर्स से हमको दो चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है या कितना फोर्स से उसको रिपेल कर रहा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड पता करना है या डायरेक्शन पता करना है, तब उसके लिए क्या आता है, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ ही प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, अट्रैक्शन या रिपल्सन का वैल्यू बता देता है। तो वैल्यू कैसे बताता है, देखिए कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तो मान लीजिए कोई चार्ज यहाँ पे क्या है, Q1 चार्ज है, और कोई चार्ज यहाँ पे क्या है, Q2। ठीक है, ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखा हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है ये प्लस प्लस भी हो सकता है इसमें। तो मान लेते थोड़ी देर के लिए अभी प्लस है, क्या आप करेगा, Q1 जो चार्ज है इस पे फोर्स लगेगा F। अब न्यूटन थर्ड लॉ से अगर ये F लगाए तो ये Q2 भी इस पे F लगाए, न्यूटन थर्ड लॉ से ये भी किधर लगेगा F। ठीक है, तो कितना फोर्स मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कूलम्ब्स लॉ कहता है जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन, यहाँ पे प्लस मान लीजिए दोनों को, रिपल्सन की बात हो रही है, बट अट्रैक्शन हो सकता है इसी तरह, इधर भी अट्रैक्ट अपोजिट चार्ज होगा इधर अट्रैक्ट भी कर सकता है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब फोर्स ऑफ रिपल्सन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के, Q1 इंटू Q2, Q1 और Q2 के प्रोपोर्शनल होगा। सेकेंड फिर क्या कहता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर, दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये कूलम्ब्स लॉ कहता है। और थर्ड जो पॉइंट है, एक अलग से पॉइंट बताता हूँ। थर्ड जो पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या होगा कि फोर्स जो है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। थर्ड पॉइंट जो है वो कहता है कि जो दोनों भी जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन जो होगा वो दोनों की जो लाइन ज्वाइनिंग जो लाइन है, दोनों की जो लाइन है इसी लाइन के लॉन्ग फोर्स होगा। हो सकता था अब हम इस फोर्स को इसे भी बना सकते कि इधर फोर्स लगेगा या इधर भी बना, इसको इधर फोर्स लगेगा, ये गलत है। कहता है फोर्स जो लगेगा दोनों चार्ज को जोड़ने वाली जो लाइन है उस लाइन के लॉन्ग ही फोर्स लगेगा। तो दोनों चार्ज को जोड़ने वाली लाइन ये है, इस लाइन के लॉन्ग ही फोर्स इधर या इधर लगेगा, इधर या इधर लगेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट वही बताया कि जो फोर्स होगा लाइन दोनों चार्ज को जोड़ने वाली लाइन के अलॉन्ग ही फोर्स लगेगा। फिलहाल हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो इस दोनों को जब हम मिलाएंगे तो मिलाकर हम लिख सकते हैं जो F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर का। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ जब हम इसको प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन होता है कूलम्ब, इसको बोलते हैं K, क्या आता है K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड दे देता है आपको फोर्स का। जब भी आपको क्या करना है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में अगर फोर्स निकालना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन निकालना, तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। जहाँ पे K क्या है, K है कूलम्ब्स कांस्टेंट, कूलम्ब्स कांस्टेंट, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, ये K का वैल्यू होता है।
Q1 Q2 चार्ज है, R दोनों बीच का डिस्टेंस है, और F क्या है ये। इस फोर्स को हम इसे भी लिख सकते हैं, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये आपके फोर्स का ये फॉर्मूला हो गया। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन नोट को क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नोट को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम में लिख देते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। की का जो यूनिट है इसका उल्टा इसका यूनिट। ठीक है, तो एप्सिलॉन नोट क्या था, परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम, इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये तो जब एयर में रखा हुआ था, जब ये घटना कब होगी, जब इसको एयर में रखेंगे, तो एयर में रखेंगे तो ये होगा। लेकिन जब किसी मीडियम में इसको ला उठा के मान लीजिए पानी में रख दिए, या किसी भी मान लीजिए ऑयल में रख दिए, किसी अदर मीडियम में रख दिए, तब जाकर फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, फोर्स का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। जिस मीडियम में रखेंगे उस मीडियम का हमको क्या लेना, एप्सिलॉन लेना है। यहाँ पे क्या लिखे, एयर में रखें तो एयर का एप्सिलॉन लिए, एप्सिलॉन नोट लिए, अगर उसकी परमिटिविटी लिया, और इसको दूसरे किसी मीडियम में रखें तो उस मीडियम की परमिटिविटी लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, अब तक आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ से आपको क्या समझ में, यहाँ से समझ में ये आ गया कि जो कूलम्ब्स फोर्स होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, क्योंकि एयर में तो एप्सिलॉन नोट लिया, किसी दूसरे मीडियम में तो एप्सिलॉन लिया, हर मीडियम का एप्सिलॉन अलग अलग होगा। हर मीडियम के लिए फोर्स क्या है, नेट फोर्स जो होता है, ये नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स क्या अलग अलग है। तो जो कूलम्ब्स फोर्स जो होता है, वो कूलम्ब्स फोर्स ये जो होता है मीडियम पे डिपेंड करता है। कूलम्ब्स फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ठीक है, मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपके पास समझ में। अब इसका थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में देखते हैं क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं। अब इसी को देखिए थोड़ा सा, यहाँ से अगर वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो यहाँ देखिए क्या लिख सकते हैं, F बराबर हो जाएगा Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। R स्क्वायर इसका डायरेक्शन देते हैं, मान लीजिए डायरेक्शन क्या है, इसी R के अलॉन्ग मान लीजिए वेक्टर फॉर्म ऐसे लिख देते हैं, वेक्टर R वेक्टर मान लीजिए, इसको वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए इसको R वेक्टर मान लेते हैं, किसी डायरेक्शन में आप तो इसको लिख सकते हैं R का क्या, R का क्या डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड तो ये लिखा गया, मैग्नीट्यूड तो ये है, उसके बाद डायरेक्शन दे दिया R क्या, क्योंकि R वेक्टर के अलॉन्ग है, R क्या लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से F वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं, Q1 Q2 बटा R क्या लिख सकते हैं, R वेक्टर डिवाइड बाय R का मैग्नीट्यूड इधर बटा R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से F वेक्टर जो आ गया आपका, F वेक्टर है Q1 Q2 डिवाइड बाय R Q इंटू R वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म में आपका आ गया, ये वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में ये आपका कॉलम्स ला है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। तो चलिए थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा आपको समझ में बेहतर आएगा।
मान लीजिए एक चार्ज आपके पास यहाँ पे रखा हुआ है Q1, इसका वैल्यू 1 नैनो कूलम, और ये आपके 3 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है यहाँ पे चार्ज मान लीजिए Q2, इसका भी आपके पास क्या है 1 नैनो कूलम। ठीक है, यहाँ पे फोर्स निकालना है, फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, इसको निकाल के बताइए जरा सा कितना लगेगा। देखिए इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो पहले सबसे पहले दोनों दोनों पे क्या है, सिमिलर चार्ज है, 1 नैनो कूलम 1 नैनो कूलम प्लस में है तो रिपल्सन करेगा। तो इस पे क्या लगेगा, इधर फोर्स लगेगा F, इधर फोर्स लगेगा इस पे F। तो आपका वैल्यू अगर निकालना है क्या होगा, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, तो सबको हम लोग क्या करते हैं, ऐसा यूनिट लिख देते हैं। K का वैल्यू रख देते हैं 9 × 10⁹ इंटू Q1 1 नैनो कूलम 1 × 10⁻⁹ नैनो कूलम के लिए, फिर ये क्या 1 × 10⁻⁹ नैनो कूलम बटे R स्क्वायर। R क्या है 3 सेंटीमीटर, 3 × 3, इसको मीटर स्क्वायर में बदल देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर तो 10 का पावर माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आपके पास क्या था बचा, ये 9 से ये खत्म, तो मैंने सुना इधर ऊपर जाएगा 10 × 5 बचेगा 5 न्यूटन। ठीक है, इतना फोर्स ये लगेगा। ठीक है, इतना न्यूटन फोर्स लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या क्वेश्चन कहता है, कहता है इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डबल, जब 2 पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस को डबल कर दिया जाता है तब नया फोर्स कितना लगेगा। इसको देखिए कैसे करेंगे। तो मान लीजिए पहले Q1 है और ये Q2 है, इसके बीच डिस्टेंस R है। अब इसको क्या कर दिए, अब इसको कर दिए Q1, चार्ज वही है, इसके बीच डिस्टेंस क्या कर दिए 2R कर दिए। तो इसके बीच फोर्स कितना हो जाएगा, तो सिंपल सा हुआ, F जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर। जब इसको डबल कर दिए, जब डबल कर दिए 2 टाइम्स हो गया, 2 का स्क्वायर यानी 4, यानी फोर्स जो हो जाएगा कितना होगा 1/4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, जब हम डिस्टेंस को डबल किए तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4, न्यू फोर्स जो हो जाएगा 1/4 टाइम्स हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए आपको पता दिया कि रेडियस डिस्टेंस को तिगुना कर दिए, 3 टाइम्स कर दिए तो 1/9 टाइम्स हो जाएगा फोर्स। अगर इसको हाफ कर दिए तो कितना हो जाएगा फोर्स 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर इसको मान लीजिए डिस्टेंस को हाफ कर दिए तो हाफ का स्क्वायर कर देंगे, क्या देगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/4 यानी 4 हो जाएगा, यानी 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के सवाल अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको डिस्टेंस को चेंज करते हैं, 2 टाइम्स 3 टाइम्स कर दिया, 1/4 टाइम्स 3/4 टाइम्स कर दिया, इस हिसाब से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक और को इसी में अगर मान लीजिए डिस्टेंस को डबल ना करके मान लीजिए 3/4 कर दिया जाए, चार्ज 3/4 जिससे 2 पॉइंट चार्जिंग डबल ये 3/4 कर दिया गया। ठीक है, 3/4 कर दिया तब न्यू फोर्स कितना होगा, सिंपली यहाँ से निकाल सकते हैं। F जो है 1/R स्क्वायर प्रोपोर्शनल है, तो 3/4 कर दिया तो 3 का स्क्वायर बटा 4 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा F बराबर हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा 16/9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग फोर्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, एक इलेक्ट्रिक ट्रायंगल है, इस पे चार्ज मान लीजिए Q रख दिए और मान लीजिए इस पे Q रख दिए। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक ट्रायंगल है,
इस पे क्या निकालना, फोर्स निकालना। आपके पास इस चार्ज पर फोर्स निकालना है, इस पे क्या निकालना, फोर्स निकालना। इस पे फोर्स कितना लगेगा, एफ निकालना है। ठीक है, इसका मान लीजिए लेंथ एल दे दिए। ठीक है, इस पे फोर्स निकालना है, बताइए कितना देगा होगा। ठीक है, तो चलिए इस पे निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकलेगा इस पे फोर्स। देखिए ये भी प्लस चार्ज प्लस चार्ज रिपल्सन होगा, तो इधर फोर्स लगेगा एफ। ठीक है, इधर प्लस चार्ज इधर प्लस रिपल्सन का, इधर फोर्स लगेगा एफ। ठीक है, एफ लगेगा। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 डिग्री है, ये 60 है, क्या 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री पर दो फोर्स इक्वल फोर्स लग रहा है, कैसे निकालेंगे, चाहे तो एफ नेट का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ एफ कॉस 60 डिग्री, ये फॉर्मूला होता है। वेक्टर में आप लोग पढ़ेंगे, दो वेक्टर अगर किसी एंगल पर रखा हुआ है तो उसका नेट वेक्टर कैसे निकालते हैं, आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वही बात यहाँ पे लगा दिए। तो एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर हो जाएगा, 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos थीटा का वैल्यू 1/2, ये कैंसिल आउट हो गया। तो हो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यहाँ से आ गया आपका 3f स्क्वायर इसे रूट 3f। ठीक है, एफ नेट आपका ये है। इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं, अगर दो फोर्स इक्वल फोर्स अगर 60 डिग्री पे लग रहा है तो उसका नेट फोर्स होता है रूट 3 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, इसको याद भी रख सकते हैं शॉर्टकट में करने के लिए। इसी में फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। अब इस पे फोर्स कितना होगा, इसी चार्ज पे फोर्स निकालना कितना होगा, जब सोचिए कैसे निकलेगा। तो देखिए सिंपल सा फंडा है, ये प्लस प्लस चार्ज इधर फोर्स लगेगा। ठीक है, इधर एफ लगेगा। ठीक है, ये देखिए ये प्लस में से अट्रैक्शन हुआ तो इधर फोर्स लगेगा। ठीक है, ये 60 डिग्री है, कितना हो जाएगा 120 डिग्री। दो फोर्स 120 पे होता है तो नेट फोर्स एफ ही आता है, या फिर ऐसे अगर याद नहीं है तो आप निकाल दे सकते हो। एफ नेट होगा एफ स्क्वायर प्लस 2f एफ cos 120 डिग्री। ठीक है, यहाँ से 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर जो cos 100 -1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से होगा 2f स्क्वायर माइनस इधर क्या माइनस एफ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से एफ स्क्वायर आ गया, एफ नेट आपका आ गया। इसको भी याद रख सकते हैं, अगर 120 पे है तो डायरेक्ट फोर्स की तरफ सेम ही रहेगा, नेट फोर्स सेम ही रहेगा। 60 पे है तो नेट फोर्स क्या होगा रूट 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको याद रख भी सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और यहाँ ध्यान दीजिए एक बात, अगर यहाँ एफ का वैल्यू निकालना है, अगर मान लीजिए यहाँ पे था, जैसे यहाँ पे एफ का निकालना है तो अगर यल है, मान लीजिए यल लेंथ बताया था आपको, यल क्या होता है, एफ हो जाएगा, तो एफ का वैल्यू क्या होता है क्यू Q1 सब पे क्यू है, क्यू बटा एल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से वैल्यू भी निकाल सकते हैं। क्यू का वैल्यू दिया उस तरह से, उसमें क्या था रूट 3 एफ आया था, तो रूट थ्री इंटू आपका वैल्यू क्या होगा क्यू स्क्वायर बटा एल स्क्वायर। Q1 Q2 तो क्यू है, एल स्क्वायर इस तरह से निकाल भी सकते हैं वैल्यू। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, मान लीजिए स्क्वायर है, स्क्वायर पर मान लीजिए यहाँ प्लस क्यू दे दिए, यहाँ भी प्लस क्यू दे दिए, यहाँ भी प्लस क्यू दिए और यहाँ भी प्लस क्यू चार दिए। इस पे फोर्स निकालना है, बताइए क्या होगा। इसको कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से, इस पे फोर्स एक फोर्स इधर लगेगा एफ, रिपल्सन में ये फोर्स लगेगा इधर एफ। ठीक है, और ये जो भी रिपल्सन करेगा ये भी रिपल्सन इधर फोर्स लगेगा एफ। ठीक है, तो इसका वैल्यू तो सेम, मान लीजिए साइड एल है
तो एल लेंथ पे तो इसका ये फोर्स सेम होगा, इस फोर्स सेम होगा, ये फोर्स अलग होगा। इसको मान लीजिए F1 मान लेते हैं, इसको F2 मान लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए ये तो सेम लेंथ पे है ना, एल डिस्टेंस पे, ये भी एल डिस्टेंस पे, तो ये दोनों का सेम लगेगा। तो F1 मान लिया, इसका F2 मान लिया, और ये डिस्टेंस कितना होगा, विकर्ण है, √2 × L हो जाएगा, डायगोनल है ना, √2 × L होगा। पहले हम इस दोनों का, तो तीनों का सम होगा, नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स जो हो जाएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, F1 वेक्टर प्लस ये F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, नेट फोर्स ये होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका और इसका निकाल लेते हैं। इसका दोनों 90 डिग्री पर, दोनों कितना 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर जब दो वेक्टर रहता है तो नेट कैसे निकलता है, नेट निकलता है क्या, √f² प्लस f² F1² जो है √2 टाइम्स ऑफ F1 आ जाएगा। ये F नेट किसका आ गया, इस दोनों का, इस दोनों का, और कितना पर दोनों इक्वल है तो बीचों बीच जाएगा, 45 एंगल पे जाएगा, तो इधर F1 नेट इधर आ जाएगा, F1 नेट मान लीजिए इधर आ जाएगा। अभी दोनों सेम ही है, ये भी 45 पे, 45 डिग्री, ये भी 45 पे, ये भी 45 पे, सेम लाइन पे होगा, सेम लाइन पे, तो F नेट जो आ जाएगा, F नेट क्या हो जाएगा, F1 नेट प्लस F2, दोनों कैरी कर देंगे, तो √3 क्या है, √3 F1 प्लस F2 कितना होगा, F2 का वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पे F1 का भी रख देते हैं, F1 का वैल्यू हो जाएगा K² बटा L² प्लस F2 का वैल्यू हो जाएगा K² Q1 Q2 तो सेम ही है, L² क्या है, √2 L का स्क्वायर, यहाँ से आपका आ जाएगा √2 KQ² बटा L² प्लस KQ² बटा 2L², ठीक है। इसको आगे हम लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आगे सॉल्व करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक लास्ट थोड़ा सा देख लीजिए, एक लास्ट जो एक पॉइंट है उसको देख लीजिए। नेट फोर्स ऑन चार्ज placed at center of symmetrical object is 0, ठीक है। अतः नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट इज 0। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, सिमेट्रिकल है, जैसा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड एल है, इसके सेंटर पर अगर कोई चार्ज रखेंगे, यहाँ पे मान लीजिए चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज मान लीजिए Q है और Q है, इसके सेंटर पर जो चार्ज है इस पे फोर्स क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, इस पे फोर्स क्या आ जाएगा, नेट फोर्स 0, क्योंकि जितना मान लीजिए ये फोर्स लगेगा उतना इधर लगेगा, उतना इधर है, तीनों एक दूसरे पर बैलेंस करते हैं, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए कोई स्क्वायर है, इस पर चार्ज मान लीजिए Q रख दिए, कॉर्नर पर इक्वल चार्ज होना चाहिए, इसके सेंटर पे फोर्स निकालना, मान लीजिए Q0 चार्ज है, इस पे फोर्स क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, इस पे फोर्स क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह मान लीजिए हेक्सागन रख दिए, इस पे हर पे Q Q Q Q Q Q, इसके सेंटर पर मान लीजिए कोई Q0 चार्ज रखिए, इस पे फोर्स क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के सेंटर पर कोई भी चार्ज है तो उसको उसे फोर्स 0 रहेगा, कॉर्नर पर सब चार्ज इक्वल होना चाहिए, तब जाके 0 आएगा। अगर अलग अलग है तो उसका निकालने का फिर तरीका है जो हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।